नमस्कार। आज के इस दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण में हम प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े और गहरे रहस्यों में से एक की परतें खोलने वाले हैं। एक पुरातत्व विशेषज्ञ के नजरिए से हम जमीन के नीचे दबी उस शानदार दुनिया की पड़ताल करेंगे जिसे दुनिया हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानती है। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। अब जरा इसके आकार के बारे में सोचिए। इसका पैमाना इतना विशाल है कि सच में दिमाग चकरा जाता है। हम एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जो प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं को अगर मिला भी दें तो भी उनसे 12 गुना बड़ी थी। इतने विशाल प्राचीन साम्राज्य की कल्पना करना ही अपने आप में अद्भुत है ना? आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे खोज के उन शुरुआती सुरागों से जो कहीं खो गए थे, फिर उत्खनन के स्वर्ण युग पर आएंगे, इस गुमनाम दुनिया के नामकरण की पहेली को सुलझाएंगे, इसके विशाल भौगोलिक विस्तार को मैप करेंगे और अंत में इसके प्रमुख नदी घाटी स्थलों को देखेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, खोए हुए सुरागों की सदी। ये 19वीं सदी की शुरुआत का समय था और सच कहें तो ये अनजाने में की गई गलतियों और गंवाए गए मौकों का दौर था। ये पूरी सदी ऐसी दर्दनाक भूलों से भरी पड़ी है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इन टीलों को देखा, फिर 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ आए, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो 1856 में लगा। ब्रंटन बंधु कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने अनजाने में इस हजारों साल पुरानी सभ्यता की पक्की ईंटों को उखाड़कर रेलवे ट्रैक में इस्तेमाल कर लिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में कितनी अनमोल ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर रहे थे। खैर, इस भारी नुकसान के बाद आखिरकार कुछ समझदारी दिखाई गई। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने एक विभागीय प्रणाली शुरू की, जिसके तहत अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना हुई। इसी एक कदम ने कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक बना दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जिसे हम उत्खनन का स्वर्ण युग कह सकते हैं। ये वो समय था जब आखिरकार व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से खुदाई शुरू हुई। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ASI को एक स्थायी विभाग बना दिया, लेकिन असली जादू तब हुआ जब जॉन मार्शल इसके डायरेक्टर बने। उनके मार्गदर्शन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की ऐतिहासिक खुदाई की और ठीक एक साल बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। जरा सोचिए, पूरे 100 साल, चार्ल्स मेसन के पहले सुराग से लेकर आधिकारिक खुदाई शुरू होने तक इस सभ्यता को मिट्टी से बाहर निकालने में एक पूरी सदी लग गई। ये आंकड़ा अपने आप में काफी हैरान करने वाला है। चलिए अब तीसरे खंड पर आते हैं, एक खोई हुई दुनिया का नामकरण। बिना किसी लिखित इतिहास के किसी सभ्यता को नाम देना हम पुरातत्वविदों के लिए किसी बड़ी पहेली से कम नहीं था। आखिर सवाल यही था कि एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जिसकी भाषा हम नहीं पढ़ सकते, जिसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, उसे हम क्या नाम दें, उसकी क्या पहचान हो? इसका जवाब पुरातत्व के एक बहुत ही कड़े नियम में छिपा था। नियम ये है कि पूरी संस्कृति का नाम उसी स्थान के नाम पर रखा जाता है जहां सबसे पहले खुदाई हुई हो। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इसलिए इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। बिल्कुल सीधा और सरल। हालांकि इसके भूगोल के आधार पर कुछ और नाम भी सामने आए। शुरुआत में जब लगा कि यह सिर्फ सिंधु नदी तक सीमित है, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में जब सूख चुकी घग्गर हाकड़ा, जिसे हम सरस्वती नदी कहते हैं, उसकी घाटी में 1100 से ज्यादा स्थल मिले, तो विद्वानों ने इसे सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहना भी शुरू कर दिया। और यही हमें हमारे चौथे भाग पर लाता है, इस विशाल विस्तार का मानचित्रण। आइए देखते हैं कि ये सभ्यता असल में फैली कहाँ तक थी और वहां कौन लोग रहते थे। आज के नक्शे पर देखें तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन 3 देशों में फैली हुई थी और यहाँ की आबादी बेहद विविध थी। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रजातियां थीं। सबसे पहले आने वाले प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, फिर सबसे बड़ी आबादी वाले भूमध्य सागरीय लोग, और साथ ही मंगोलाइड और अल्पाइन प्रजातियां। ये सच में एक बेहद जीवंत और महानगरीय समाज था। इसके आकार को लेकर हमारे अनुमान कैसे बदले हैं, ये देखना दिलचस्प है। शुरुआती खोजों के बाद लगा था कि ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, लेकिन आज के आधुनिक अनुमान बताते हैं कि यह करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर का एक महाकाय साम्राज्य था।
इसका विस्तार सचमुच बेजोड़ है। यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा है, 925। अब तक खोजे गए कुल 1500 स्थलों में से 925 अकेले भारत में हैं। यह विशाल संख्या स्पष्ट रूप से दिखाती है कि इस सभ्यता की जड़ें इस क्षेत्र में कितनी गहराई तक समाई हुई थीं। अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण खंड की ओर बढ़ते हैं, नदी घाटी स्थल। चलिए समझते हैं कि इन बड़े शहरों और नदियों के बीच का अटूट रिश्ता क्या था। प्राचीन काल में नदियां ही जीवन हुआ करती थीं। उदाहरण के लिए हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पर फला फूला, जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु के दाएं और चन्हूदड़ो सिंधु के बाएं किनारे पर बसे थे। रोपड़ का विकास सतलज नदी के पास हुआ। ये साफ है कि पानी और व्यापार के लिए नदियों पर निर्भरता बहुत अधिक थी। इनमें चन्हूदड़ों का मामला बहुत ही खास है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी ये जगह खाली नहीं हुई, बल्कि यहाँ झूकर और झांगड़ जैसी बाद की संस्कृतियों ने जन्म लिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन स्थल है, जो हमें समय के साथ हुए बदलावों को समझने में मदद करता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों और शहरों के जोड़े भी हैं, जो हमें इसकी भौगोलिक पहुंच समझाती हैं। जैसे गुजरात में भोगवा नदी के तट पर लोथल का प्रसिद्ध बंदरगाह था और भादर नदी के पास रंगपुर। इसी तरह कालीबंगा गंगा से जुड़ा था, हरियाणा का बनावली रंगोई नदी पर, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हिंडन नदी की घाटी में स्थित था। अगर हम इस साम्राज्य की अंतिम सीमाओं की बात करें तो वो भी नदियों से ही तय होती हैं। उत्तर में चिनाब नदी पर मांडा से लेकर दक्षिण में गंगा के पास दैमाबाद तक, और पश्चिम में दाश्त और शदी नदियों के पास सुतका गेंडोर जैसे स्थल हमें इस साम्राज्य की असली और विशाल भौगोलिक पहुंच का सटीक अंदाजा देते हैं। तकनीकी रूप से बात करें तो यह एक कांस्य युग की सभ्यता थी। यहाँ के लोगों को धातु विज्ञान की बहुत गहरी समझ थी। वे तांबे और टिन को एक सटीक अनुपात में मिलाकर कांसा बनाना बखूबी जानते थे, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। लेकिन इस सब में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। समकालीन मेसोपोटामिया की लिपि को तो इतिहासकारों ने पढ़ लिया है, लेकिन हड़प्पा की लिपि वो आज भी एक पहेली है। इसके स्वरूप में समय के साथ कोई खास बदलाव नहीं आया, और बदकिस्मती से ये लिपि आज तक पूरी तरह से अपठनीय है। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। जरा सोचिए, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस विशाल साम्राज्य की इस खामोश लिपि के भीतर आखिर कौन से अनसुने रहस्य दबे हैं। एक पूरी सभ्यता की आवाज इस लिपि में बंद है, जो आज भी मानव इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित प्रश्न बनी हुई है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।